अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर में हमने रिंग थ्योरी स्टार्ट की थी और उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात की थी। आज हमारा सेकंड लेक्चर और इसमें हम फैक्टराइजिंग इन इंटीग्रल डोमेन की बात करने लगे। इसमें हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। उसको समझने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज मेंट बाय डिवीजन इन द रिंग्स। जैसा कि हम सेट ऑफ इंटीजर्स में से अगर कोई से दो एलिमेंट लें ए और बी, तो हम ये कहते हैं कि अ नंबर ए डिवाइड बी इफ एंड ओनली इफ वी कैन राइट बी इज इक्वल टू ए सी फॉर सम सी बिलोंग टू जी। कि अगर जी में और एक ऐसा एलिमेंट सी हमें मिल जाए कि हम ये लिख सकें कि बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी को डिवाइड करता है। तो इंटेग्रल डोमेन्स में भी डिविजिबिलिटी इसी तरह से डिफाइंड है कि लेट आर बी एन इंटेग्रल डोमेन। हम इंटेग्रल डोमेन के दो एलिमेंट ले रहे हैं आर और एस, और हम ये कह रहे हैं कि आर एस को डिवाइड करता है अगर हम ये लिख सकें कि एस इज इक्वल टू आर टी फॉर सम टी बिलोंग टू आर। तो ये तो डिविजिबिलिटी है। अच्छा, अगर हमारे पास रिंग सेट ऑफ इंटीजर्स हो तो ये डिविजिबिलिटी वैसे ही है जैसे हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि इंटीजर्स में डिविजिबिलिटी और इस डिविजिबिलिटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये डिविजिबिलिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये इंटीजर से आगे चलकर है, यानी आर्बिट्रेरी रिंग के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, जबकि इंटीजर्स उन्हीं में से एक रिंग है। अच्छा, अगर हम दूसरा रिंग इसकी बात करें जी ऑफ आयोटा की, जी ऑफ आयोटा जो कि गासियन इंटीजर्स हैं, हम पढ़ चुके हैं कि पिछले लेक्चर में जी ऑफ आयोटा ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स को इस तरह से लिखा जाता है a प्लस बी आयोटा सच दैट a एंड b आर टू इंटीजर्स। अच्छा, इसी में डिविजिबिलिटी में हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसका मेंबर है 2 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस 3 आयोटा को डिवाइड करता है। कैसे हमें पता चला कि 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड करता है 1 प्लस 3 आयोटा को? अगर हमें ये मिल जाए कि 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा टाइम अनदर एलिमेंट ऑफ जी ऑफ आयोटा, तो हम ये कह सकेंगे कि वाकई 2 प्लस आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा को डिवाइड करता है। तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें एक मेंबर मिल जाता है 1 प्लस आयोटा। कि 1 प्लस 2 आयोटा को अगर हम 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलता है 1 प्लस 3 आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड कर रहा है 1 प्लस 3 आयोटा को। इसी तरह से यहीं से हमें एक बात और भी पता चलती है कि 1 प्लस आयोटा भी डिवाइड करता है 1 प्लस 3 आयोटा। ओके, नंबर 3, ये जो रिंग है हमारे पास जी एडजॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ डी, तो इसमें वैसे तो डिविजिबिलिटी इसके एलिमेंट्स के दरमियान बात नहीं की गई, बल्कि एक रिजल्ट प्रूफ किया गया कि कोई भी इंटीजर जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डी के किसी भी मेंबर को उस सूरत में डिवाइड करेगा अगर आर उसके इस पार्ट को भी डिवाइड करे और ये दूसरे पार्ट को भी डिवाइड करे। देखिए, रिंग है हमारे पास जी स्क्वायर रूट ऑफ डी, हम कोई सा एलिमेंट ले रहे हैं आर जो कि डिवाइड करता है। जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डी के मेंबर्स किस तरह के हैं जिन्हें इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि x प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ डी सच दैट x एंड y बोथ आर इंटीजर्स। अच्छा, अब r इसके किसी भी एलिमेंट को किस सूरत में डिवाइड कर सकता है? अगर r डिवाइड करता हो x प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ डी को, तो बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ डी दैट इज इक्वल टू r टाइम्स सम अदर एलिमेंट ऑफ g ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d। बेसिकली r भी r जो कि z का मेंबर है और z सबसेट है g ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d की। इसका मतलब ये है कि r बेसिकली हमने इसी रिंग का एक एलिमेंट ले रखा है। अच्छा, अगर r इसी का एलिमेंट है और r इसको डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि r को किसी और एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ d हासिल किया जा सकता है, और वो एलिमेंट हम अपनी आसानी के लिए ले लेते हैं a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ d। सो a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ d से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलना चाहिए x प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ d। इट मीन्स दैट x प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ d शुड बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी स्क्वायर रूट ऑफ डी, क्योंकि रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, इस वजह से हमने ये लिखा है। और हम पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डी के अगर दो एलिमेंट आपस में इक्वल हों तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होते हैं।
यानी इससे हमें ये पता चला कि x इज इक्वल टू आर ए और y इज इक्वल टू आर बी। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि ये इंटीजर्स की बात हो रही है, x r a y और b ये सारे इंटीजर्स हैं। इसका ये मतलब हुआ कि r डिवाइड करता है x को और उसके साथ साथ r डिवाइड करता है y को। तो इस रिजल्ट की यहाँ पर बात की गई। ओके, नंबर 4 है कि इफ r इज अ फील्ड, वो रैशनल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, देन फॉर एनी a b belong to r, a is not equal to 0, we can write b is equal to a c। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि हर एलिमेंट, रिंग का हर वो एलिमेंट जो जीरो नहीं है वो हर दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर सकता है। कैसे? देखिए, ए बी को डिवाइड करने के लिए क्या जरूरी है, यानी अब हमने फील्ड ले रखी है Q या फिर R। वैसे भी हम ये जानते हैं कि रियल नंबर में हर नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है। कैसे? अगर हम A और B दो एलिमेंट लें जो कि रियल नंबर में से हों, तो A हमेशा B को डिवाइड करता है। क्यों भला? क्योंकि हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू A। अब देखिए, A के साथ हमें एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसको A के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर B मिल जाए। देखिए, वो एलिमेंट है A इनवर्स B। क्यों? क्योंकि A तो जीरो नहीं है ना, तो और अगर A जीरो नहीं है तो A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि A को एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से आंसर वाकई B आ गया। इसका मतलब ये है कि A B को डिवाइड करता है। तो हर नॉन जीरो एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करता है। नंबर 5 है कि if F is a field and R is a ring of polynomials R equal f of x। यानी अब हमारे पास जो फील्ड है वो f से हम उसे डिनोट कर रहे हैं और उसकी मदद से एक रिंग बना रहे हैं f of x। f of x में वो तमाम पोलिनोमियल्स हैं इन द वेरिएबल x। p of x दैट इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन such that each ai is a member of the field। अब ये एक रिंग है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स जिसे कहा जा रहा है, और इसे हम r से डिनोट कर रहे हैं। अब देखें, इसमें दो एलिमेंट अगर हम लें तो वो दोनों पोलिनोमियल्स होंगे। लेट टू पोलिनोमियल्स f of x and g of x both belong to f of x। अच्छा, अगर एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करे, f of x डिवाइड करे g of x को, तो इसका क्या मतलब है? देन f of x डिवाइड g of x इफ g of x इज इक्वल टू f of x h of x। ओके, यानी इसका मतलब ये होगा कि g of x इज इक्वल टू f of x एंड सम h of x वेयर h of x बिलोंग टू f of x। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, दिस इज द यूजुअल नोटेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो यहाँ वही डिस्कशन हो रही है कि रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स में भी डिविजिबिलिटी इसी तरह से डिफाइंड है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो डिवाइड करता है एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस 1 को। क्यों? क्योंकि हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स पावर 4 माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने अभी तक ये सीखा कि मुख्तलिफ तरह के रिंग्स हों तो उनमें डिविजिबिलिटी कैसे डिफाइंड है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एक सेट हम ले रहे हैं कि अगर ए हम रिंग का कोई सा एक एलिमेंट ले लें तो उसकी मदद से हम एक नया सेट बनाने जा रहे हैं जिसको हम ए आर कह रहे हैं। अगर हम ग्रुप थ्योरी में बात कर रहे होते तो ये को सेट कहलाता, बल्कि उसके किसी सब ग्रुप के लिए को सेट बनाते। तो रिंग का हमने कोई सा एक एलिमेंट लिया ए, उस ए को पूरे रिंग के साथ मल्टीप्लाई कर देने का मतलब यह है कि ए को रिंग के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देने से जो नया सेट बनेगा उसको हमने ए आर कह रखा है। ओके, अब डिविजिबिलिटी से कुछ कंडीशंस हमें साथ मिलती हैं कि ये वाली जो कुछ रिजल्ट्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं। अगर हम ये कहें कि ए बी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल टू a एंड सम एलिमेंट ऑफ r वेयर r बिलोंग टू r। अच्छा, और a r जो है ये मेंबर है a कैपिटल R का। इसका मतलब ये हुआ कि b बिलोंग करेगा a कैपिटल R में। और अगर b a कैपिटल R में मौजूद हो तो अगर हम दोनों को किसी भी एलिमेंट ऑफ r से मल्टीप्लाई करवा दें तो b r विल बी इक्वल टू r1 विल बी इक्वल टू a r r1।
हमने इसमें दोनों अतराफ में R1 को मल्टीप्लाई किया, वेयर R1 इज अ मेंबर ऑफ R। अच्छा, तो इससे हमें ये पता चला कि बी आर बिलोंग टू ए कैपिटल आर, सॉरी यहाँ बी आर वन बिलोंग टू ए कैपिटल आर, यानी इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए वैलिड है, तो बी आर सबसेट है ए आर का। तो ये इक्विवेलेंट कंडीशन हैं कि ए बी को डिवाइड करे या बी ए आर में लाई करे या पूरा बी आर सबसेट हो ए आर का। अच्छा, ये तो हमने डिविजिबिलिटी के बारे में अब तक बात की। अब हम बात करने लगे हैं यूनिट की। यूनिट या फिर इन्वर्टिबल एलिमेंट, सादा अल्फाज में बात की जाए तो रिंग के ऐसे एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो वो यूनिट या फिर इन्वर्टिबल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको यूनिटी ना समझा जाए, यूनिटी आइडेंटिटी की सेंस में बात करते हैं, यहाँ हम यूनिट की बात कर रहे हैं। यानी एलिमेंट u बिलोंग टू r इज यूनिट इफ uv इज इक्वल टू 1 फॉर सम v बिलोंग टू r, और यानी यूं कहें कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एलिमेंट यूनिट कहलाएगा। अच्छा, अब अपने आप में ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एक रिंग दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसके यूनिट एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ चंद एक एग्जांपल्स दी गई हैं। अच्छा, अगर हमारे पास R एक रिंग हो तो R स्टेरिक को उसके यूनिट्स के तौर पर डिनोट किया जाता है। इसे ये ना समझा जाए कि ये नॉन जीरो एलिमेंट्स की कलेक्शन है। R स्टेरिक इज फिक्स्ड फॉर सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ R, के उस रिंग में जितने भी उसके यूनिट्स होंगे उनकी कलेक्शन को हम R स्टेरिक से मेंशन करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हमारा बड़ा सिंपल रिंग जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है Z, तो इसमें सिर्फ दो ही यूनिट होते हैं प्लस माइनस 1, इनके अलावा और कोई यूनिट नहीं होता। देखिए, अगर हम 2 एक एलिमेंट ले लें, 2 जो कि Z का मेंबर है, तो 2 के लिए हमें कभी भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता कि जिनको मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए। 1/2 होता है लेकिन 1/2 Z में मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 2 इज नॉट एन इन्वर्टिबल एलिमेंट इन Z, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 2 इज नॉट अ यूनिट इन Z। तो Z में जितने भी एलिमेंट्स यूनिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस 1 है, इनके अलावा और कोई एलिमेंट यूनिट नहीं होगा। ओके, ये जो बात मैं पहले कर रहा था कि R स्टेरिक इज नॉट द सेम एज R माइनस 0। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि Z के यूनिट एलिमेंट्स हैं प्लस माइनस 1। ओके, क्लियरली एन इंटीग्रल डोमेन F इज द फील्ड इफ एंड ओनली इफ F स्टेरिक इज इक्वल टू F माइनस 0। फील्ड की डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि ऐसे एलिमेंट्स अगर रिंग के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हों तो वो फील्ड बन जाता है। तो ये उसी के वो हमने दूसरे अंदाज में कहा कि एन इंटीग्रल डोमेन F इज द फील्ड इफ एंड ओनली इफ F स्टैटिक इज इक्वल टू F माइनस 0, यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट्स तमाम के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर एग्जिस्ट करते हो तो F एक फील्ड होगा। अच्छा, अब गाजियन इंटीजर्स की बात करें तो उसके यूनिट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ ये कहा गया कि z ऑफ आयोटा स्टेरिक इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो सिर्फ ये 4 एलिमेंट हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z ऑफ आयोटा में लाई करते हैं। ये आगे इसका प्रॉपर प्रूफ भी दिया गया, आपको एक नज़र ज़रूर देखना चाहिए। ओके, अब दूसरा एक और सेट चुनने लगे हैं, z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d वेयर d इज लेस देन -1, क्योंकि -1 में तो आयोटा बन जाता है z ऑफ आयोटा। तो अगर d लेस देन -1 हो तो फिर इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो यहाँ ये रिजल्ट है कि z ऑफ d स्टेरिक इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सिर्फ 1 और -1 ही ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, इनके अलावा और किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये इसका प्रॉपर प्रूफ भी दिया गया, ये और ऊपर वाला ये दोनों प्रूफ मिलते जुलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिंग है जो कि रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है। हम बड़े फेमस से रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, विद कोएफिशिएंट्स इन द फील्ड f, जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो यहाँ ये प्रूफ किया गया है कि f ऑफ x स्टेरिक इज इक्वल टू f स्टेरिक, यानी कि जो इस रिंग के तमाम यूनिट एलिमेंट्स हैं वो वही हैं जो उस फील्ड के यूनिट एलिमेंट्स हैं। यानी यूं कहा जाए कि f जो भी फील्ड है f ऑफ x स्टेरिक, यानी इसके यूनिट एलिमेंट्स की जो कलेक्शन है वो वही है जो f के यूनिट एलिमेंट्स की कलेक्शन है। और f के यूनिट एलिमेंट्स f जो कि फील्ड है, तो फील्ड के हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट है। इट मींस दैट f माइनस 0।
ये जो ऊपर हमने नोटेशन की बात की है, ये आर स्टैटिक इज नॉट द सेम एज आर माइनस जीरो, और अगर आर एक फील्ड हो तो फिर ये सेम होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी बात की कि एफ स्टैटिक इज इक्वल टू एफ माइनस जीरो। तो रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स में उसके सारे यूनिट वही यूनिट्स हैं जो एफ के यूनिट्स हैं। और अगर आपके पास एफ फील्ड की बजाय हम किसी रिंग की बात करें तो रिंग की मदद से भी ये रिंग बनाया जा सकता है। तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो वही होंगे जो इस रिंग आर के यूनिट्स होंगे। ओके, तो ये अभी तक हमने यूनिट के बारे में बात की। अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, इररिड्यूसिबल एलिमेंट। An element R of an integral domain R is called irreducible if number one, R is not a unit element. R does not belong to R steric. It means that R is not unit element of R. Unit of R. Okay. Number two, if R is equal to A B, अगर R को रिंग R के किसी भी दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में लिखा जाए तो उनमें से कोई एक लाजमी यूनिट होना चाहिए। देन ए और बी इज अ यूनिट। अगर ऐसा होगा तो ऐसा एलिमेंट आर इररिड्यूसिबल एलिमेंट कहलाएगा। तो एक ऐसा एलिमेंट जो इररिड्यूसिबल ना हो उसको रिड्यूसिबल एलिमेंट कहा जाता है। यानी यहाँ डिफाइन किया गया कि एन एलिमेंट आर बिलोंग टू आर इज रिड्यूसिबल इफ आर इज इक्वल टू एस टी फॉर सम एस टी बिलोंग टू आर वेयर नाइदर एस नॉर टी इज अ यूनिट के आर को ऐसे दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में अगर लिखा जा सके जिनमें से कोई भी यूनिट ना हो तो फिर आर रिड्यूसिबल एलिमेंट कहलाता है। और अगर आर को ऐसे दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में लिखा जाए जो जिनमें से कोई एक लाजमी यूनिट हो तो फिर आर को इररिड्यूसिबल एलिमेंट कहते हैं। ओके, देयरफॉर आर बिलोंग टू आर इज इररिड्यूसिबल इफ इट इज नॉट रिड्यूसिबल एंड इज नॉट अ यूनिट। यानी एक ऐसा एलिमेंट जो यूनिट भी ना हो और रिड्यूसिबल भी ना हो वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट कहलाता है। ओके, तो अब मुख्तलिफ तरह के रिंग्स में इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के बारे में हम बात करने लगे। द इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स इन जी में इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जो प्राइम हैं उनके नेगेटिव और प्राइम खुद, ये तमाम इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। अब देखिए कैसे। हमने बात की कि इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स reducible elements in Z are plus minus P, where P is the prime. Okay. अब देखिए P जो है, P पहली बात तो यह है कि ये यूनिट नहीं है। कोई भी प्राइम हम लें तो P does not belong to Z स्टेरिक। Z स्टेरिक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 एंड -1 पहले हम बात कर चुके हैं। तो क्योंकि P 1 है ना -1, इसका मतलब यह है कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली। ओके, अब आते हैं इस तरफ। अगर हम प्राइम को इस तरह से लिखें कि P इज इक्वल टू ए बी, तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें से लाजमी कोई एक 1 हो या फिर -1 हो। कभी भी हम इस तरह से नहीं लिख सकते। P हमेशा जब भी लिखा जाएगा तो या फिर ये लिखा जाएगा P इज इक्वल टू +1 P, या फिर हम इसको यूं लिखेंगे P इज इक्वल टू -1 इंटू -P। इसके अलावा चूंकि P का अपने और 1 के अलावा और -1 के अलावा और अपने नेगेटिव के अलावा और कोई डिवाइजर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यहाँ से A और B के लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं, A हो सकता है 1 हो या फिर -1 हो, और B के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि वो P हो या फिर -P। तो आपने देखा कि P को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स लिखें तो ज़रूरी है कि उनमें से एक 1 हो या फिर -1 हो। इसका मतलब ये है कि P को अगर दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए तो उन दोनों में से किसी एक का यूनिट होना ज़रूरी है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर होगा वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा, और सेम रीज़न है कि माइनस प्राइम भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। तो हमने देखा कि सेट Z में जो इररिड्यूसिबल हैं वो +-P हैं। ओके, नेक्स्ट हम रिंग ऑफ गार्डियन इंटीजर्स की बात करें, R इक्वल 0 पायोटा। तो इसमें ये जो नंबर 3 है ये इररिड्यूसिबल है, जबकि 2 और 5 इररिड्यूसिबल नहीं है। वजह क्या है? देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 1 + आयोटा 1 - आयोटा। 1 + आयोटा और 1 - आयोटा दोनों 0 पायोटा के मेंबर्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी यूनिट नहीं है।
क्योंकि हम पीछे ये कह चुके हैं कि जी ऑफ आयोटा के जो यूनिट्स हैं वो 1 -1 आयोटा या माइनस आयोटा है। तो हमने 2 को इस तरह से लिखा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी यूनिट नहीं है और ना ही 2 यूनिट है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर 2 है वो इरिड्यूसिबल नहीं है, क्योंकि इरिड्यूसिबल होने के लिए ज़रूरी है कि उसको जिन दो के प्रोडक्ट में लिखा जाए उन दोनों में से कम कोई एक यूनिट हो। इसी तरह 5 को भी लिखा जा सकता है 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, जबकि ना तो 1 प्लस 2 आयोटा यूनिट है ना 1 माइनस 2 आयोटा यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 भी यूनिट नहीं है। ओके, इसके बाद अब हम प्रूफ करते हैं कि 3 जो है वो इरिड्यूसिबल है, क्योंकि हमने ऊपर क्लेम किया है कि 3 इज इरिड्यूसिबल। ओके, तो इरिड्यूसिबल होने के लिए बाय डेफिनेशन एलिमेंट का नॉन यूनिट होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि सेट जी ऑफ आयोटा में 3 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जी ऑफ आयोटा के जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं, 1 एंड -1। सॉरी, आयोटा और माइनस आयोटा भी है। तो चूंकि ये उन चारों में से नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट तो नहीं है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर 3 को दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए तो उनमें से कोई एक यूनिट होना ज़रूरी है। तो हम मान लेते हैं कि 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई विद सी प्लस डी आयोटा, वेयर ए प्लस बी आयोटा एंड सी प्लस डी आयोटा बोथ आर मेंबर्स ऑफ जी ऑफ आयोटा। अच्छा, तो क्या वाकई इनमें से कोई एक यूनिट है? इसे प्रूफ करने के लिए अगर हम दोनों साइडों पर कॉन्जुगेट लें तो हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई विद सी माइनस डी आयोटा, कॉन्जुगेट लिया। सो अगर हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 9 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, अब 9 जो है, 9 के फैक्टर किस तरह से बनते हैं इंटीजर्स की फॉर्म में? क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, ए बी सी और डी इंटीजर्स हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी एक इंटीजर है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी एक इंटीजर है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 9। 9 के लिए ये पॉसिबिलिटी भी है 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1, या फिर 9 के लिए ये पॉसिबिलिटी भी है कि 3 मल्टीप्लाई 3, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इस वजह से हमने सिर्फ ये 3 फॉर्म ही लिखी। सो अगर हम ये कहें कि 9 इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 9, तो इसका मतलब ये होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये 1 के इक्वल है। सो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई विद ए माइनस बी आयोटा विच इज इक्वल टू 1, यानी कि इनमें से एक यूनिट है, क्योंकि ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा का चूंकि प्रोडक्ट 1 बन रहा है और ये दोनों जीरो नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए प्लस बी आयोटा है ये यूनिट है। ओके, और अगर ये यूनिट है तो इससे हमें ये ना पता चला कि 3 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, वन ऑफ देम इज यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो इरिड्यूसिबल है। सेम रीजन से अगर हम ये लें कि 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि C प्लस डी आयोटा इज यूनिट, और अगर C प्लस डी आयोटा यूनिट है तो अब 3 इक्वल है A प्लस बी आयोटा टाइम यूनिट, उनमें से एक यूनिट बन के इसका मतलब 3 अगेन इरिड्यूसिबल है। तो रह जाता है एक केस, अगर हम 9 को लिखें 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका मतलब ये होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो इंटीजर्स लिए जाएं, उन दोनों के स्क्वायर्स का सम 3 के इक्वल हो, तो ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉसिबल ऑप्शन थे उन तमाम में हमने ये देखा कि 3 वाकई एक यूनिट है, सॉरी वाकई एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। तो ये एक प्रूफ करने का शॉर्ट सा वे था कि कैसे एक एलिमेंट को चेक भी किया जा सकता है कि वो इरिड्यूसिबल है या नहीं है। ओके, इसी तरह नंबर 3 में 2 इज एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ जी स्क्वायर रूट ऑफ -3।
इसको भी प्रूव किया जा सकता है जैसा कि हमने पहले प्रूव किया। और इसी तरह अगर हम आर ऑफ एक्स लें, आर ऑफ एक्स क्या मतलब है, इसमें ये जो सेट आर है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को शो कर रहा है, यानी ऐसे तमाम पोलिनोमियल्स जो इन द वेरिएबल एक्स है जिनमें, और जिसके सारे कोएफिशिएंट्स सेट ऑफ रियल नंबर से लिए गए हैं, तो उनमें ये वाला जो एलिमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। ओके, अब ये आर ऑफ एक्स में तो इररिड्यूसिबल है, लेकिन सी ऑफ एक्स में ये इररिड्यूसिबल नहीं है। तो ये एक बड़ा अहम रिजल्ट है, आगे चलकर भी हमने यूज करना है, आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एसोसिएट की। अगर हम रिंग के कोई से दो एलिमेंट लें ए और बी, अगर हम उनमें से किसी एक को लिख सकें ए इज इक्वल टू दूसरा एलिमेंट और उसके साथ एक यूनिट एलिमेंट हो, जस्ट आपको इतना ही याद कर लेना चाहिए कि अगर रिंग के दो एलिमेंट्स में से किसी एक को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करने से दूसरा बन जाए तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों एलिमेंट एसोसिएट हैं। ये भी कहते हैं कि ए इज एसोसिएट ऑफ बी एंड बी इज एसोसिएट ऑफ ए, या फिर जस्ट इतना कह देना भी काफी है कि ए एंड बी आर एसोसिएट्स। ओके, फॉर एग्जांपल ए बी आर एसोसिएट्स इन जी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। अब देखिए ना कि सेट जी में जो यूनिट्स हैं, जी के यूनिट्स हैं 1 एंड -1, तो कोई भी एलिमेंट ए और बी जो हैं वो यूनिट्स किस सूरत में हो सकते हैं, जब हम ये लिखते हैं कि a इज इक्वल टू बी यू, और u क्या है, u है 1 या फिर u है -1। इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू 1 टाइम b, तो ये b क्या होना चाहिए, b शुड बी इक्वल टू a। ओके, और इसी तरह या फिर a इक्वल हो -1 टाइम b, तो इसका मतलब ये होगा कि b इज इक्वल टू -a। तो इन शॉर्ट ये कहा गया कि जी में जो एसोसिएट एलिमेंट्स हैं वो हर एलिमेंट अपने आप के साथ एसोसिएट है या फिर अपने नेगेटिव के साथ एसोसिएट है, इसके अलावा और कोई दो एलिमेंट एसोसिएट नहीं हो सकते। कि 3 और 5 जो हैं ये एसोसिएट नहीं हैं। इसी तरह -3 और 7 भी एसोसिएट नहीं हो सकते, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं लिख सकते कि 7 इज इक्वल टू -3 टाइम यूनिट। तो जब भी किसी एक एलिमेंट ए को दूसरा एलिमेंट टाइम यूनिट लिखा जाए तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों एलिमेंट एसोसिएट हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हैं कि एलिमेंट्स ए एंड बी आर एसोसिएट्स इन एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ। अभी हमने ये डेफिनेशन की बात की कि ए इज इक्वल टू बी यू फॉर सम यू बिलोंग टू यूनिट्स ऑफ आर, या फिर ये भी कह दिया जाए बी इज इक्वल टू ए वी फॉर सम यूनिट ऑफ आर। ये एक ही बात है कि ए इक्वल बी यू हो या फिर बी इक्वल ए टाइम यूनिट हो, क्योंकि ये जो यू है, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये दूसरी साइड पर जाकर ए के साथ एक एलिमेंट बन जाएगा, तो ए वी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये बड़ा अहम है, अगर एसोसिएट होंगे ए और बी तो इसी नंबर 1 से हम ये कह सकते हैं कि बी डिवाइड्स ए, और इस नंबर 2 से हम ये कह सकते हैं कि ए डिवाइड्स बी। तो ये नंबर 3 बना है कि a शुड डिवाइड b एंड b शुड डिवाइड a। अच्छा, अगर b a को डिवाइड करता है तो पीछे हम ये कह रहे हैं कि b r शुड बी सबसेट ऑफ a r, और अगर a b को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि a r शुड बी सबसेट ऑफ b r। तो इन दोनों को देखा जाए तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि a r शुड बी इक्वल टू b r। तो ये एसोसिएट की प्रॉपर्टीज हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ए और बी एसोसिएट हैं तो हर एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करेगा, ए बी को डिवाइड करेगा और बी ए को डिवाइड करेगा। पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स में दो एलिमेंट एक दूसरे के एसोसिएट सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं जब वो इक्वल हो, या नेगेटिव की बात की जाए तब भी वो एसोसिएट उसी सूरत में हो सकते हैं जब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। ये हम मिस कर रहे हैं कि ए एंड बी आर एसोसिएट्स इन जी ऑफ आयोटा इफ एंड ओनली इफ a is equal to प्लस माइनस b और a is equal to प्लस माइनस आयोटा b। जैसे हमने इसको डिस्कस किया वैसे ये भी। ओके, तो अब हम अपनी मेन डेफिनेशन की तरफ आते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन या फिर जिसे यूएफडी भी कहा जाता है। एन इंटीग्रल डोमेन R is said to be unique factorization domain if number 1 every non-zero element of R is either a unit or a product of finitely many irreducibles।
कि हर रिंग का यानी उस इंटीग्रल डोमेन का हर एलिमेंट या तो यूनिट होना चाहिए या फिर उसे फाइनाइटली मैनी इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा जी, अगर वो प्रोडक्ट है तो उसे अगर दो तरह से लिखा जाए, A1 A2 अप टू AM, B1 B2 अप टू BN, और ये तमाम इररिड्यूसिबल हो, क्योंकि हम कह चुके हैं कि हर एलिमेंट को प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइटली मैनी इररिड्यूसिबल्स लिखा जाना चाहिए, लेकिन हमने अभी यूनिक की बात नहीं की। देखें ना, यूनिक फैक्टराइजेशन की बात करने जा रहे हैं, तो अब यूनिकनेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऊपर नंबर 1 में फैक्टराइजेशन की बात हुई है और नंबर 2 में हम यूनिकनेस की बात करने जा रहे हैं। ओके, अच्छा, यूनिकनेस क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के भी इक्वल हो और वो तमाम एलिमेंट्स में वो इररिड्यूसिबल हैं, तो पहली बात तो ये ज़रूरी है कि उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही एलिमेंट दो डिफरेंट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सके। ओके, यानी पहली बात तो ये ज़रूरी है कि n शुड बी इक्वल टू m, और दूसरा ये है कि इनकी ऑर्डरिंग बदल देने से ये आपस में एसोसिएट होंगे, यानी A1 यहाँ पर किसी एक B1 B2 अप टू BN यहाँ तक किसी एक के एसोसिएट होना चाहिए, इसी तरह A2 किसी B के एसोसिएट होना चाहिए, और इसी तरह से तमाम एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली एसोसिएट हों तो उनको अरेंज किया जा सकता है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ऐसी इंटीग्रल डोमेन को हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का नाम देते हैं। आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जो सेट Z है वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, कैसे बना। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें और सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई सा भी एक इंटीजर ले लें, तो अगर हम नंबर लें n, तो n की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, p1 पावर अल्फा 1, p2 पावर अल्फा 2 अप टू सो ऑन pk पावर अल्फा k। और हम ये जानते हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक अप टू ऑर्डर है, यानी अगर हम इसे कुछ और प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो वो तमाम आपस में इक्वल होंगे और उनकी तादाद भी बराबर होगी। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम ये कह सकते हैं कि जो सेट Z है ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। ओके, अब बात करते हैं C of x की। C of x means that the set of all polynomials whose coefficients are taken from complex numbers. Every polynomial is uniquely written as a product of linear factors up to order and multiplication by non-zero numbers. हाँ, कम्प्लेक्स नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमें ये बताता है कि कोई भी पोलिनोमियल लिया जाए तो उसके तमाम रूट्स उसमें मौजूद होंगे, और जब कोई भी आप n डिग्री की पोलिनोमियल लेंगे तो उसके n रूट्स उसमें मौजूद होंगे। इसका मतलब यह है कि उसको n लीनियर पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। जैसे x² प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा, तो आपने देखा कि इसके दो लीनियर बन गए, इसकी डिग्री 2 थी। ओके, या फिर इसे यूं भी लिखा जा सकता है 2 टाइम x प्लस आयोटा एंड 1/2 टाइम x माइनस आयोटा। तो अब ये यूनिक है क्योंकि अगर ये दो हम इसमें से ले भी लें तो ये आपस में एसोसिएट हैं, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि अगर दो डिफरेंट हों, एक तो उनकी तादाद बराबर होना चाहिए, दोनों फैक्टर जो अलग अलग बन रहे हैं, और दूसरा ये कि वो आपस में एसोसिएट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये आपस में एसोसिएट है, x माइनस आयोटा और 1/2 x माइनस आयोटा ये एसोसिएट है, इसी तरह x प्लस आयोटा और 2 टाइम x प्लस आयोटा ये एसोसिएट है। ओके, नेक्स्ट इसी तरह यहाँ ये प्रूव किया जा सकता है कि द इंटीग्रल डोमेन z स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज नॉट अ यूनिट। ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्ली डिवीजन की बात की गई है कि अगर ऐसे डिवाइजर जो उसके अलावा हों, यानी हर एलिमेंट अपने आप को डिवाइड तो करता ही है लेकिन अपने आप के अलावा जो हों वो प्रॉपर डिवाइजर कहलाते हैं। इंटीजर्स की अगर हम बात करें, यहाँ कैसे डिफाइन किया गया कि एन एलिमेंट A प्रॉपरली डिवाइड्स B इफ A डिवाइड्स B एंड A एंड B आर नॉट एसोसिएट्स। अब इक्वालिटी की बात नहीं की गई बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि अगर A B को डिवाइड करता हो और वो दोनों आपस में एसोसिएट ना हो तो हम ये कहते हैं कि A प्रॉपरली डिवाइड करता है